दोस्तों आज हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे यूजीसी नेट के। फर्स्ट पेपर में देखेंगे कि जो अभी सितंबर को जो पेपर हुआ है 30 सितंबर को, आखिर किस तरह के सवाल पूछे गए थे और ऐसे सवालों को किस तरह बनाया जा सकता था। पिछले वीडियो में मैंने जो डीआई के सवाल पूछे गए थे उस सवालों को हमने आसान तरीके से आपको बताया था। आज हम जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं फर्स्ट पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सवाल जो आपके सामने है स्थापना और तर्क के सवाल है। अभिकथन है स्वयं पोर्टल पर मुक्स का प्रयोग प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा 40% क्रेडिट अर्जित करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों हम लोग मुक पढ़े थे। मुक आपको याद होगा, क्लास में हमने मुक पढ़ा था। मुक मतलब होता है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मुक मतलब मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है और मुक का प्रयोग जो है ऑनलाइन कोर्स के लिए किया जाता है। तो सवाल उसी से पूछा गया है। दोस्तों पूछा है कि स्वयं पोर्टल है पर मुक का प्रयोग यानी ऑनलाइन कोर्स का प्रयोग प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा 40% क्रेडिट अर्जित करने के लिए किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप देखेंगे नोट्स भी पलट के देखना, पूरा जो मैं मुक वाले और जो स्वयं पोर्टल की जो हमने चर्चा किया था उसमें ये बात लिखी हुई है। दूसरा है कि स्वयं पोर्टल पर सभी मुक क्रेडिट आधारित मुक है। दोस्तों सभी मुक क्रेडिट आधारित नहीं है, मात्र 40% है। ऊपर ही कह दिया कि 40% तक किया जा सकता है, तो यहां पर कह दिया है कि सभी मुक स्वयं पोर्टल पर सभी मुक क्रेडिट आधारित है, मुक है गलत। यहां सभी लगा दिया, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। समझिएगा, ऊपर वही बात कर रहा है कि स्वयं पोर्टल पर मुक्स का प्रयोग प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा 40% क्रेडिट अर्जित करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, वीडियो में भी आप देखिएगा जो जहां मैंने पढ़ाया है। दूसरा कि स्वयं पोर्टल पर जब ऊपर कह ही दे रहा है तो नीचे कह रहा है कि स्वयं पोर्टल पर सभी मुक क्रेडिट आधारित मुक है, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों तीसरा होगा। इसलिए मैं कहता हूं अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फर्स्ट पेपर में हम अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। अब देखिए ये इन्वायरमेंट प्लस साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है साइंस सेक्शन में, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदी के साथ जीके पढ़ना बहुत जरूरी है। ये दोस्तों जीके के क्वेश्चन में पूछा गया है। जीके का क्वेश्चन यहां उठा के पूछ लिया है। देखिएगा क्वेश्चन है ताजा पानी की मात्रा की धारणीयता के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित जल निकाय को व्यवस्थित करेंगे। इंग्लिश समझिएगा क्या है। अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी ऑफ फॉर वाटर दे होल्ड। मतलब कहता है कि इंक्रीजिंग वे में, यानी बढ़ते क्रम में, मतलब जो धारणीयता है, जो डेंसिटी है, यहाँ बताया गया है कि जो इंग्लिश में भी क्या इंक्रीजिंग वे, अरेंज द फॉलोइंग वाटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो क्वांटिटी है, यानी वाटर की जो क्वांटिटी होती है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। इसमें पहले बर्फ है, बर्फ और आइस, ये तो धरनियाँ, इनका डेंसिटी ज़्यादा होता है, एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक होता है, तो ये तो पहले नंबर पर हो नहीं सकते हैं। ताज़ा पानी के झील और जल ग्रहण क्षेत्र, भूमिगत जल है। इसी तरह से आपको नदियों और जलधारा है। तो अब देखेंगे कि सबसे कम से ज़्यादा की ओर दोस्तों बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे कम धारणीयता कौन होता है? तो नदियों और जलधारा है। कौन होता है? नदियों और जल। क्यों? क्योंकि नदियों और जलधारा का पानी जो है बहता हुआ पानी होता है दोस्तों, इसीलिए उसकी धारणीयता सबसे कम होती है, उसकी धारणीयता सबसे कम होती है। अब देखेंगे डी किस किस ऑप्शन में है, पहला और चौथा में डी है, समझिएगा। तो अब या तो पहला होगा या
चौथा होगा। ये तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि दूसरा स्थान आएगा ताजा पानी की झीलें और संग्रहण क्षेत्र। अब एक जगह जो इकट्ठा होता है वो आ जाएगा ताजा पानी की झील। दूसरा, अब देखते हैं इसमें भी बी है, इसमें भी तीसरे में हो जाएगा भूमिगत जल। और सबसे अंतिम में दोस्तों ए होगा आइस, हिम, स्नो, क्योंकि एक ही जगह बहुत सारे आइस इकट्ठित हो जाता है, इसलिए उसकी धारणीयता सबसे ज्यादा होता है। तो कहता है ना कि कम से ज्यादा की ओर, तो सबसे ज्यादा बर्फ की होती है, हिम की होती है। तो हम अंतिम में रख के भी देखते, अगर अंतिम में हम ए को रखते बर्फ को, तो ये और डी आता। अगर हमें डी वाला पता है और ये पता है, तो हम आंसर की ओर आसानी से बढ़ जाते। ये बेसिकली साइंस का सवाल पूछा गया है। अगर धारणीयता को बढ़ते क्रम में दिखाया गया तो सबसे कम नदी और जलधाराएं होता है, याद रखिएगा। फिर ताजे पानी और जलग्रहण क्षेत्र जो एक जगह एकत्रित होता है, फिर नीचे का पानी होता है भूमिगत जल, फिर होता है ऊपर का आइस या बर्फ। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा। तो यही चीज हमें फर्स्ट पेपर में समझना है दोस्तों। अब फर्स्ट पेपर के सवाल को आप रट के नहीं बना सकते हैं। देखो, करंट का क्वेश्चन डिजी लॉकर के बारे में पूछा है, डिजिटल लॉकर। दोस्तों आपने देखा होगा, डिजिटल लॉकर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक पहल के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने डिजी लॉकर सिस्टम 2015 में लाया था। और डिजी लॉकर के तहत आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डिजी लॉकर में रख सकते हैं। जैसे आपके पैन कार्ड हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपको डिजिटल साइन उसमें रहता है, डॉक्यूमेंट्स हो गया, या फिर आपके डीएल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके इनके जो गाड़ी के कागज है वो भी आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। बेसिकली डिजी लॉकर क्या होता है, एक भारतीय नागरिक मंत्रालय द्वारा एक क्लाउड स्पेस होता है। मतलब क्लाउड में स्पेस, जैसे हम कोई भी चीज अपलोड करते हैं, इतने वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, वो कहाँ होता है, क्लाउड में। तो क्लाउड में ही अपलोड होता है। यह एक भौतिक दस्तावेज की जगह एक ऑनलाइन दस्तावेज की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस डिजी लॉकर में आप खुद ही एप्लीकेशन डिजी लॉकर का डाउनलोड करके आप खुद ही उसका यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए कि क्वेश्चन पूछा है कि डिजी लॉकर के बारे में क्या सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, डिजी लॉकर खाते के लिए हस्ताक्षर करने वाले भारतीय नागरिक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्राप्त करते हैं जो उसकी आधार संख्या से लिंक्ड होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, डिजी लॉकर जो है आधार संख्या से लिंक होता है। अगर आप, ये बेसिक सवाल है, आपको डिजी लॉकर आना चाहिए, आपके मोबाइल में भी होगा। दूसरा कहता है, इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग की समाप्ति है और उनके दस्तावेज को किसी भी समय, किसी भी जगह, कहीं भी पहुंच कराना और ऑनलाइन साझा करना। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भौतिक उपयोग की समाप्ति, हम बार बार अपने पैन कार्ड को या अपने, जैसे आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने डीएल को साथ लेके चलते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स को साथ ले सकते, हो सकते हैं कहीं वो भूल जाए, कहीं चोरी हो जाए, कहीं गिर जाए। उससे बचने के लिए ये डिजी लॉकर बेस्ट ऑप्शन है और नागरिक स्वयं अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, डिजी लॉकर में नागरिक स्वयं उपलब्ध कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ई शासन सुविधा का उपयोग कर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। डिजिटल लॉकर का स्लोगन है माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। ये दोस्तों अब पूछ रहा है कि कौन ऑप्शन सही है। ये सही नहीं है, चौथा सही नहीं है। इसका स्लोगन ये नहीं है, इसका स्लोगन मैं बाद में बताऊंगा। माई डॉक्यूमेंट्स एनीवेयर या एनी टाइम इनका स्लोगन नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन चौथा गलत होगा। चौथा गलत होगा, जिसने भी बनाया था बिल्कुल सही बनाया था। तो मेरा कहना है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फर्स्ट पेपर समझ नहीं आता। इसलिए दोस्तों समझ नहीं आता है कि आपने समझ के पढ़ा नहीं है। इस बार हमने
जो है, जो न्याय सेक्शन, जजमेंट सेक्शन होता है, सेलोलिज्म होता है, उसमें हमने हेत्वाभास की चर्चा हमने की थी। टॉपिक में अगर आपने पूरा हमारा क्लास लिया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि हमने हेत्वाभास की चर्चा की थी। यह क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन न्याय क्लास की भारतीय तर्क के हेत्वाभास संबंधी मत के संदर्भ में सत्य है। हेत्वाभास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, हेत्वाभास मतलब क्या होता है? न्याय में हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली ये टॉपिक जो है फिलॉसफी का टॉपिक है और चूंकि फर्स्ट पेपर में भी लगा हुआ है इसलिए पूछा जाता है। हेत्वाभास मतलब होता है दोस्तों हेतु का आभास होना, हेतु का आभास होना चाहिए। जैसे कि धुआं है, किसी पर्वत पे आप धुआं देखते हो तो वहां पे अगर धुआं दिख रही है तो हम क्या अनुमान लगाते हैं, यानी कि धुआं का आभास लगाना। तो यहाँ धुआं जो है, यानी धुआं है तो हम आग का आभास लगाते हैं। जैसे आप अपने घर पर देखते हो कहीं से धुआं उठ रहा है तो आप क्या आभास लगाते हो कि वहां आग होगा, यानी हेतु का आभास। यहाँ हेतु क्या है? आग है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हेत्वाभास की चर्चा की जाती है। अब कहता है, क्वेश्चन है कि हेत्वाभास के संदर्भ में क्या सत्य है। तो हेत्वाभास टॉपिक ही हमने पढ़ाया था, उस टॉपिक को आप देखिएगा। कहता है इसका अर्थ है कि मध्य पद तर्क प्रतीत होता है परंतु वैध तर्क नहीं होता है। मध्य तर्क, कहता है कि अर्थ है कि मध्य पद तर्क प्रतीत होता है, कि मध्य पद जो है तर्क संगत प्रतीत होता है परंतु वैध नहीं होता है। परंतु वैध नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कहोगे क्यों सही है? तो आप नोट्स में भी जब हमने पढ़ाया था कि हेत्वाभास में क्या होता है, जैसे हमने कहा जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो अब जहां धुआं है वहां आग है, जो हमने कहा जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो मध्य पद क्या हुआ? आग। आग मध्य पद क्या हुआ? क्योंकि तर्क प्रतीत होता है, तर्क है कि धुआं है तो आग है। अब तीसरा पद जो है कहता है परंतु वैध तर्क नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ये वैध नहीं होता है, क्योंकि मतलब कि आग तो होता है लेकिन इसको पलट के देखे, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं। आग तो होता है लेकिन धुआं नहीं होता है, कहीं कहीं धुआं होता है आग नहीं होता है। तो यहां मध्य पद तो तर्क प्रतीत होता है परंतु वह वैध तर्क नहीं है। इसको क्लास में डिस्क्रिप्शन में हमने बताया था, यहाँ हर चीज को डिस्क्रिप्शन करना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी समझिएगा। जैसे हमने कहा जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो जो दूसरा पद हुआ वहां वहां आग है, वो मध्य पद है, वो तर्क प्रतीत होता है लेकिन परंतु वह वैध तर्क नहीं होता है कि हम उसके आधार पर आंसर तक पहुंच जाए। हो सकता है वो किसी और चीज भी हो। हमने कहा कि धुआं देख के, जैसे कि मध्य पद हमने कहा कि धुआं देख के आग लगा है, लेकिन वो उस स्तर पे वैध नहीं हो सकता है जिस स्तर पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये सही है। दूसरा ऑप्शन है सभी तर्क दोष भौतिक तर्क दोष होते हैं। सभी तर्क दोष भौतिक, बिल्कुल सही है। हेत्वाभास में हम जिस पर आभास लगाते हैं ना वो सब भौतिक होते हैं, भौतिक वस्तुओं पर हम आभास लगाते हैं। जहां हमने कहा कि जहां जहां पर्वत है वहां वहां धुआं है, या जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो यहाँ धुआं भी भौतिक है, पर्वत भी भौतिक है, आग भी भौतिक है, तो यहाँ इसीलिए भौतिक दोष आता है। ए और बी सही है। अब तीसरा देखते हैं, जब कोई अनुमान कारण कार्य संबंध पर आधारित ना होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है तब इससे तर्क दोष उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, कार्य कारण संबंध आपने पढ़ा होगा, ये फिलॉसफी का टॉपिक है, मैंने आईएएस में फिलॉसफी भी मेरा था, इसलिए मैं अच्छे से इसको समझा पाता हूँ। मुझे नहीं लगता है कोई और टीचर इस टॉपिक को समझा पाएंगे जो फिलॉसफी नहीं पढ़े होंगे। दोस्तों, कारणता सिद्धांत जो होता है ना, कहता है जब कोई अनुमान कारण कार्य संबंध पर आधारित हो,
तो जब कोई अनुमान कारण कार्य संबंध पर आधारित होता है, मतलब कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है, जैसे घड़ा उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी में विद्यमान है, इसे कारणता सिद्धांत कहते हैं। और कहते हैं जब कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित ना हो तो वह असत्कार्यवाद कहलाता है। सत्कार्यवाद जो आधारित हो, जो सत्कार्य आधारित ना हो, वह असत्कार्यवाद कहलाता है। यह कहता है ना होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित, बिल्कुल गलत है, वो असत्कार्यवाद पर आधारित होता है। इससे तर्क दोष उत्पन्न होता है, इससे तर्क दोष उत्पन्न नहीं होता है। अब कहता है तर्क दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जहां मध्य पद की 5 विशेषताओं में किसी का भी उल्लंघन होता है। बिल्कुल सही है, जो 5 विशेषता होगा, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ते, इसमें जो हम लोग एक सीरीज न्याय वाक्य बनाते हैं, एक भी अगर गलत होता है तो वो तर्क दोष को उत्पन्न कर देता है। मतलब इनका जो आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, हिंदी साहित्य पे पकड़ के साथ साथ फर्स्ट पेपर पर पकड़ जरूरी है। अगर आप जीआरएफ लेना चाहते हैं, रियल में नीट करना चाहते हैं, तो सिर्फ हिंदी से जीआरएफ होना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट पेपर को भी समझना बहुत जरूरी है, खास करके ऐसे टॉपिक को। मुझे पता है कि 90% ये क्वेश्चन नहीं बना होगा नए बच्चों से, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग ही उस लेवल का नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इन्वायरमेंट में तो हमने इतना पढ़ाया है, स्थापना और तर्क भी बहुत सारे बनाया है, तो ये सारे सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, कहता है कि अधिकतर चक्रवातों से तटवर्ती क्षेत्रों में भारी पैमाने पर नुकसान होता है। बिल्कुल सही है, ये तो कॉमन है कि जब चक्रवात आता है, चक्रवात मतलब क्या होता है? तूफान। चक्रवात मतलब होता है मोस्ट साइक्लोन काउस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन कोस्टल एरिया। जब साइक्लोन आता है, जब मतलब कि समुद्र का जो तूफान आता है, उसी को साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात। तो जो तटवर्ती एरिया होता है वहां सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो मतलब ये तो सही है। अब दूसरे के चले, कहता है कि स्थलावतरण के बाद अधिकतर चक्रवातों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। यहीं पर खेल है। आप स्थलावतरण ही नहीं समझे होंगे, जब नहीं समझो तो थोड़ा इंग्लिश देख दो। कहता है एनर्जी ऑफ मोस्ट साइक्लोन इंक्रीज आफ्टर लैंडफॉल। दोस्तों यही तो है, लैंडफॉल के बाद एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, यहां कह दिया इंक्रीज हो जाता है, यही गलत हो गया। देखिए यही चीज तो समझना है। साइक्लोन टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। कहता है एनर्जी ऑफ मोस्ट साइक्लोन इंक्रीज आफ्टर लैंडफॉल, मतलब कि लैंडफॉल पर जब उतरता है, मतलब कि साइक्लोन जब लैंड एरिया स्थलावतरण पर आ जाता है, जब वो तूफान जो है किसी स्थल पे पहुंच जाता है उनकी पानी की वजह, तब धीरे धीरे उनका एनर्जी कम होने लगता है, जैसे स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है। यहां कह दिया एनर्जी ऑफ मोस्ट इंक्रीज आफ्टर लैंडफॉल, ये गलत है। मतलब कि स्थलावतरण के बाद अधिकतर चक्रवातों की ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमी होती है। यही चीज तो हमें समझना है एनवायरनमेंट टॉपिक में। तो इसमें पहला सही होगा, लेकिन आर सही नहीं होगा। आंसर तीसरा होगा। यूजीसी ने भी सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संशोधित ब्लूम की वर्गीकी का सिद्धांत हमने इस बार, आपको पता होगा कि इस बार मैंने फर्स्ट पेपर बहुत डेप्थ में पढ़ाया था। हमने पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, जॉन ड्यूरी, पाल फेरे, ब्लूम का सिद्धांत भी बताया था। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत आप नोट्स में देखिएगा, या हमारे यूट्यूब पर वीडियो भी बना हुआ है जिसमें हमने ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत भी समझाया है। कहता है ब्लूम के वर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार, वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? तो दोस्तों सृजन की प्रक्रिया को अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस पर हमने खूब चर्चा किया है। आप ब्लूम का जो है सिद्धांत है यूट्यूब पर देख लेना,
मेरे भी क्लास में आपको मिल जाएगा। ब्लूम के मतलब कि एक सवाल पूछा जाता है यहाँ से, जो साइकोलॉजी के सवाल है, चाहे पियाजे से कभी पूछ लेगा, कभी बायरोगस्की से, कभी एरिक्सन से, कभी जॉन ड्यूरी से, कभी पॉल फेरे से। तो ये ब्लूम का सिद्धांत पूछा है। तो इस सब चीज़ों को भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ संप्रेषण के लिए सुझाव हो सकते हैं। ये कम्युनिकेशन टॉपिक से है। इस बार कम्युनिकेशन के बहुत सारे सिद्धांत भी आपको लिखाया है हमने। तो कहता है कि क्वेश्चन है कि भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ संप्रेषण के लिए सुझाव हो सकता है। यानी कि अगर आप भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ, यानी कि भिन्न भिन्न कल्चर के लोगों के साथ, जैसे मान लिया हमारा कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, वेस्ट का कल्चर अलग है, या आप विदेशों के कल्चर से आपके साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? कहता है अपनी क्वेश्चन, कहता है नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। कि अब देखिए, कहता है पहला है कि अपनी व्याख्या पर बल देना। दोस्तों, जब भिन्न भिन्न कल्चरों से आप बात करना चाहेंगे तो अपनी व्याख्या पे बल देंगे। दोस्तों, अपनी व्याख्या के आधार पे आप भिन्न भिन्न कल्चर से आप जुड़ नहीं सकते हैं। हम गए और व्याख्यान दे दिए या उनके व्याख्यान सुन लिए, तो हम एक दूसरे से अच्छे से जुड़ नहीं सकते हैं अगर कल्चर से जुड़ना है, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा है अपने स्वयं की सांस्कृतिक पहचान को भूलना, ये भी गलत होगा। हम कैसे कभी अपनी, ये तो गलत होगा 100%। जब हमें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के साथ संपर्क करना है तो हम अपनी संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हम भिन्न भिन्न संस्कृति के साथ संपर्क कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं तो अपनी संस्कृति को भूल जाए। तो बी वाले तो कभी हो नहीं सकता है ऐसे भी। तो बी वाला तो पहले तीसरा में है, पहले में है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब पहला भी नहीं होगा, अपने व्याख्यान पे केवल बल देना नहीं होगा पहला, तो ये भी नहीं होगा, मतलब कि ये पहला ऑप्शन पूरे नहीं होगा, तो नहीं होगा। अब है जो है, अब हम लोग देखते हैं कौन हो सकता है। पारस्परिक सम्मान की एक पारिस्थितिक प्रणाली को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। पारस्परिक सम्मान की, देखो ये कॉमन सेंस वाली है कि भिन्न भिन्न संस्कृति से जुड़ना चाहते हो तो पारस्परिक संबंध की प्रणाली को हमें डेवलप करना चाहिए, ये सही होगा। अन्य लोगों के सांस्कृतिक संदर्भ को जानना, बिल्कुल सही है कि हमें जानेंगे तभी तो उससे बात करेंगे। सदैव तथ्य बताना, ये भी बिल्कुल सही होगा, फैक्ट्स बताना, क्योंकि कल्चर को आप ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते, फैक्चुअल माध्यम से आप जरूर जा सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा दूसरा आ जाएगा, CDE। पहला दूसरा गलत होगा। इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, तब आपको क्लियर समझ आएगा कि सी तो 100% होगा। देखिए सी किसी और में नहीं है, पहले जगह पर सी है, पारस्परिक सम्मान की एक पारिस्थितिकीय प्रणाली को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल से एक ऑप्शन से भी दूसरा आंसर मार सकते हैं। सी केवल दूसरे में है और पहले नंबर पे, पहले यही होना चाहिए। अन्य संस्कृति को जानना भी है, तो 2-3 हमें आंसर तक जाना है, लास्ट में तथ्य को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये तो स्प्रेडशीट के बारे में पूछा है, शायद स्प्रेडशीट ही है, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सी स्प्रेडशीट का जो क्वेश्चन है इसको हमें थोड़ा बोर्ड पे बना के बताना पड़ेगा, तो इसको हम अलग से करेंगे, बोर्ड पे आपको बताएंगे। तो अब देखो ये खाद्य श्रृंखला, ये क्वेश्चन पूछा है, साइंस का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जीके हिंदी के साथ या अपने सब्जेक्ट के साथ जीके पढ़ना क्यों जरूरी है दोस्तों। अगर जीके नहीं पढ़ोगे तो ये सब सवाल जीवन में कभी नहीं बनेगा। कहता है कि खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस कीटनाशक जीवाणु के न्यूनतम जैव संचयन की संभावना होगी। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस नाशक जीवनाशी के न्यूनतम जैव संचयन की संभावना होगी? किसकी न्यूनतम संभावना होगी? तो ये होगा कार्बारिल। इनकी जो है न्यूनतम संभावना रहती है।
क्लोरोडेन का भी होता है, एल्ड्रीन का भी होता है, एंड्रील का भी होता है। ये कार्बारिल का जो है, कार्बारिल का जो है न्यूनतम संभाषण जैव संचयन की संभावना होती है। ये साइंस का पार्ट है कार्बारिल। मुझे पता है आप नहीं समझे होंगे, लेकिन क्लास में इसको मैं आपको जरूर समझाऊंगा, क्योंकि इसको बोर्ड पर इसके जो है डेवलपमेंट, जो खाद्य श्रृंखला का जो डेवलपमेंट होता है उसमें ये चीज़ हमें पढ़ना होता है कि जो खाद्य श्रृंखला का हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनको हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए, एजुकेशन का टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक से भी आप आंसर तक आ सकते थे। बेसिक एजुकेशन किसने दिया? चलो नहीं याद है, हम यहीं से चलते हैं क्वेश्चन पे। बेसिक एजुकेशन वर्धा योजना गांधी ने दिया। आंसर में देखेंगे डी का दूसरा कौन है? डी का दूसरा 2 में है, पहले में है और तीसरे में है। अब आंसर या तो पहला होगा या तीसरा होगा, या तो पहला होगा या तीसरा होगा। पहला होगा या क्या होगा? आंसर पहला होगा या तीसरा होगा, आपको पता ही है, 2 में से ही एक होगा। अब दूसरा बढ़ते हैं, इसको आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। व्यक्ति परकता के विकास के माध्यम से आत्म शिक्षा नहीं है, कोई बात नहीं, ये पता होनी चाहिए। एकीकृत शिक्षा किसने दिया? दोस्तों, एकीकृत शिक्षा की बात जो है अरविंदो ने की थी अपने दर्शन में। एकीकृत शिक्षा की बात अरविंदो ने की थी। अब देखेंगे बी का पहला किसमें है? बी का पहला इसमें है, आंसर मिल गया। ये तो ये है, एक ये है, बी का पहला, तो हमें तो आंसर तक पहुंच गए। एकीकृत शिक्षा अरविंदो ने दिया है, आप लिख के भी रख लेना। अब जो है एकीकृत शिक्षा किसने दिया है? अरविंदो ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा होगा। अब ए का हम जान गए कि मारिया मोंटेसरी, व्यक्ति परकता के विकास के माध्यम से मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति। मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करने वाली शिक्षा की बात जो है कृष्णमूर्ति ने की थी। मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करने वाली शिक्षा की बात जो है कृष्णमूर्ति ने की थी। कृष्णमूर्ति कमीशन भी आया था, हमने चर्चा भी किया था एजुकेशन के डेवलपमेंट को जब हमने पढ़ा था, तो उसमें कृष्णमूर्ति समिति पढ़ा था, वहां पलट के देख लीजिएगा। बेसिक शिक्षा भी हमने पढ़ा था, अरविंदो की एकीकृत शिक्षा को थोड़ा बहुत जाना था, वहां से हम लोग जान सकते थे, बना सकते थे। नेक्स्ट है स्थापना तक। फिर देखो यहाँ दोस्तों, पहले हमने हेत्वाभास की चर्चा की थी, यहाँ फिर सवाल पूछा है स्थापना और तर्क के रूप में। ये है बेसिकली, ये जो है इसे सवाल जो होते हैं, ये सवाल मुख्य रूप से जो ये सवाल होते हैं, ये सब सवाल फिलॉसफी के सवाल होते हैं। फिर भी हम लोग इस सवाल को देखेंगे। कहता है क्लासिकी भारतीय तर्कशास्त्रियों के अनुसार सभी तर्क दोष भौतिक तर्क दोष होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने पीछे ही पढ़ा है, हेत्वाभास में दिया हुआ था, तो अगर वो सही बनाए तो ये भी सही बना लोगे। अभी हमने हेत्वाभास के क्वेश्चन में यही पढ़ा था, आपको लेके चलता हूँ हेत्वाभास वाले क्वेश्चन में, सेम टू सेम पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? ब्लूम का सिद्धांत, एनर्जी, हाँ देखिए पढ़े थे ना, यहाँ आता है ना कि यहाँ क्वेश्चन पढ़े थे, सभी तर्क दोष भौतिक तर्क दोष होते हैं। अगर ये यहाँ सही है तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है वो भी सही होगा, वो भी सही होगा। मतलब कि देखो, एक ही क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन है। आप क्या अभी सोच क्लास बनाते समय समझे थे? यहाँ कहता है क्लास की भारतीय तर्क दोष सभी तर्क दोष भौतिक तर्क दोष, वहां सही है तो ये भी सही है। कहता है न्याय मत के अनुसार गौतम ने न्याय दर्शन दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गौतम का न्याय दर्शन। पिछले बार भी हमने चर्चा किया था, बहुत सारे बच्चों ने क्लास भी नहीं लिया था, लेकिन फिलॉसफी में हमने न्याय दर्शन की बात की थी। आप देखिएगा, कहता है कि न्याय मत के अनुसार न्याय वाक्य निगमनात्मक, आगमनात्मक और औपचारिक भौतिक होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, न्याय मत जो गौतम दिया वो कहते हैं कि जो न्याय वाक्य होता है वो निगमनात्मक भी होता है, आगमनात्मक भी होता है, औपचारिक और भौतिक होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा पहला ही होगा, ये और आर दोनों सही है। तो देखो, ऊपर वाला तो रिपीटेड है और ये भी बहुत इजी सवाल है। न्याय मत, न्याय दर्शन को आपको पढ़ना चाहिए। न्याय दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, सवाल नहीं बनेगा। और हवाबाजी करिएगा तो हवाबाजी में ही रहता, क्या टेंशन है। इन्वायरमेंट, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन हमने पढ़ा है, या मालवेयर के बारे में नोट्स में पलट के देख लेना, मालवेयर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं नोट्स में।
तो कहता है मालवेयर के अनेक उपयोग, कहता है कि कंप्यूटर के अनेक उपयोगिता मालवेयर के बारे में चिंतित है। मालवेयर क्या होता है दोस्तों? एक वायरस होता है, वार्म होता है, एक वायरस। निम्नलिखित में से इसके उदाहरण क्या है? फायरवॉल तो होगा नहीं, फायरवॉल तो रोकता है, एक वार्म होता है और एक वायरस होता है। हो गया डीडी आंसर। इतना इजी क्वेश्चन को अगर आपने गलत किया होगा तो आप सोच सकते हैं आपका स्कोर नीचे आया होगा। कोई नहीं रोक सकता स्कोर नीचे आने से, सच का सामना करना ही होगा। कितना बार मालवेयर के बारे में हमने आपको क्लास में ही बताया, वो बात अलग है, एक वीडियो देखोगे कि नहीं देखोगे पता नहीं, आपको क्लास में ही बताया कि मालवेयर क्या है, एक तरह का वायरस है, वार्म है। एक क्वेश्चन पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। अब देखो 2 क्वेश्चन हमने हेत्वाभास पर पढ़ा, तीसरा क्वेश्चन भी तर्क दोष पे है। लगभग 5 क्वेश्चन पूछते हैं तर्क दोष पे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन को समझ के इसी अनुसार आगे तैयारी करना पड़ेगा। अगर समझ के नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं पड़ेगा। कहता है कि हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है, जबकि सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है। इस कथन में निम्नलिखित तर्क दोष है। समझिएगा क्या तर्क दोष है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल 2-4 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन है कि हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए। हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए। क्यों? कि चंद्रमा अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है रात में, जबकि सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है। इस कथन में एक दोष है, तर्क दोष। आवेग के प्रति आग्रह, गलत कारण का तर्क दोष, असत्य दोष। बहुत इजी सा बात है दोस्तों, गलत कारण का तर्क दोष है। क्यों? आप यहां पे गलत कारण दे रहे हो, क्योंकि हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को महत्व देना चाहिए क्योंकि चंद्रमा अंधेरा पर प्रकाशित होता है। ये आप कारण ही गलत दे रहे हो। चंद्रमा क्यों प्रकाशित होता है? अंधेरा के कारण दोस्तों। और सूर्य प्रकाशित होता है जबकि सूर्य प्रकाश पर प्रकाशित होता है। ऐसा ये जो है ना, कारण पर दोष है। सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा और सूर्य लगातार चमकते रहता है, वो अंत नहीं होता है। आप साइंस में पढ़े होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहता है। जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां दिन होता है, जो भाग सामने नहीं होता है वहां रात होता है। तो हम ये नहीं कहते कि जब सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है, तो ये एक कारण इनका हम गलत दे रहे हैं, तो इसीलिए ये गलत कारण का दोष हो गया। यही समझना कि हम कारण गलत दे रहे हैं और उसके आधार पर हमें कह रहे हैं कि सूर्य को हमें अधिक महत्व देना चाहिए, तो कारण दोष है। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? हमने कहा था कि उत्तम प्रश्न पत्र हो या कोई भी चीज हो, उसमें व्यक्ति निष्ठता नहीं होनी चाहिए। शुरू में ही पढ़ाया। अब ये क्वेश्चन अगर आपने गलत करके आया है तो फिर तो आपका फर्स्ट पेपर में स्कोर 20 से नीचे आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते। 1000 बार हम कहे थे कि कोई भी प्रश्न में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, विधि मान्यता होनी चाहिए, उसकी विधि मान्यता, लेकिन कभी भी व्यक्ति निष्ठता नहीं होना चाहिए। व्यक्ति निष्ठता का क्या मतलब होता है? जैसी व्यक्ति वैसा ज्ञान। आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं और अपनी मन की बातें सारे उड़ेल दिए, प्रश्न पत्र को व्यक्तिनिष्ठ बना दिए, तो यही कमी है। तो ये इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों और हम बताएंगे कि आखिर फर्स्ट पेपर में सवाल किस तरह के पूछे गए थे और वैसे सवाल को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। दोस्तों मैं जब सवाल देखता हूं तो मुझे सवाल टफ नहीं लगता है। हमें लगता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होने के कारण आपसे सवाल गलत हो रही है, और मुझे लगता है कि आप रटने का प्रयास करते हो, आप चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते हो। दूसरी बात, किसी भी चीज़ को आप डेप्थ में नहीं पढ़ते हो, आप समझ के नहीं पढ़ते हो, इसलिए हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं।
इसीलिए मैं कहता हूँ जितना आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, कम से कम उसका 50% जरूर प्रथम पत्र पर ध्यान दीजिए, तभी आप प्रथम पत्र में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, और पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि हम जो डिस्क्रिप्शन आपको बताए हैं आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।